टोटो केल कथा कवासी लखनऊ टिरतो मोदी टोटो केल कथा कवासी लखनऊ टिरतो मोदी टोटो केल कथा। कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ रही है कि तमाम जो आचार संहिताएं होती है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए पैसा भी बांटा जा रहा है, अनुचित भाषा का उपयोग किया जा रहा है, लोगों को भड़काकर हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। आज हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से निवेदन किया है कि जो कांग्रेस पार्टी के बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा हैं, बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध अर्थात FIR दर्ज किया जाए। कवासी लखमा को बस्तर की जनता सीरियसली लेती है। कवासी लखमा में बस्तर के लोग, बस्तर के आदिवासी अपना अक्स देखते हैं। कवासी लखमा सरल, सहज, बेहद ही अनुभवी और जल जंगल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो सहज भाव में बिना लाग लपेट के कई बातें वे कह जाते हैं। उनकी बातें बेहद ही मार्मिक होती हैं, उनकी बातें बेहद ही गंभीर भी होती हैं। उनकी बातें बस्तर के आम आदमी की समस्या को रेखांकित करती हैं। तो कवासी लखमा की बातों को तो जिन भाव में बोलते हैं उन्हीं भावों में लेना चाहिए। कवासी लखमा की भावनाओं को कपटी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ सकते। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बस्तर की बाजी पर। जी हां, पहले चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में बस्तर में है और इसीलिए सारी सियासती गतिविधियां इन दिनों बस्तर में केंद्रित दिखाई दे रही हैं और इसीलिए वहां से उठ रहे बयान पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। बस्तर इसलिए भी चर्चित है क्योंकि ये वो सीट है जहां पर प्रचंड मोदी लहर के बावजूद पिछली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब इस सीट को वापस बीजेपी जीतना चाहती है क्योंकि 400 पार के लक्ष्य को अगर बीजेपी को हासिल करना है तो ऐसी सीटों को कांग्रेस की झोली से छीनना होगा और इसीलिए मशक्कत दिख रही है, बयान दिख रहे हैं, तीखे तेवर दिख रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि बस्तर की बाजी कौन जीतेगा। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण लेकर जो बस्तर की चुनावी गणित है उसे सामने रखने के लिए गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक नजरिया और विश्लेषण लेकर मौजूद हैं मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बस्तर से जुड़ेंगे सुशील मौर्य जी, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। तो चारों मेहमानों का स्वागत है और जैसे कि हमने बताया कि आज हमने चर्चा का विषय रखा है बस्तर और बस्तर में क्या कुछ हो रहा है इसकी वानगी हमने बयानों के जरिए बताई और उसमें कवासी लखमा का विवादित बयान भी बताया जिसमें वो इस बात को गोंडी में कहते हैं कि मोदी को मारा जाए। इसके पहले वो पुलिस जवानों को तीर कमान से मारने की बात भी कह चुके हैं। ऐसे में क्या चुनावी गणित बैठ रहा है, एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक विश्लेषण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मुरारी मिश्रा जी की पहली टिप्पणी ले लेता हूं कि ये बस्तर है क्या, यहाँ पर किस तरीके के इफेक्ट की वजह से चुनाव प्रभावित होता है। पहले मुरारी जी से समझ लेते हैं। मुरारी जी, क्या लगता है बस्तर में मुद्दे काम करते हैं, व्यक्ति काम करता है, पूरे देश से अलग बस्तर है, इसलिए क्या यहाँ वो मोदी का चेहरा काम करेगा नहीं करेगा, आपका क्या कहना है? देखिए मोहन जी, आपके टीवी 24 के सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं नवरात्र पर्व की, गुड़ी पड़वा की और चेटीचंड महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा। बस्तर एक संवेदनशील लोकसभा सीट है जो घोर नक्सली एरिया से प्रभावित है। खासकर आपके बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंटा, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी खुद MLA हैं, आपके कवासी लखमा जी, वो जबरदस्त नक्सल प्रभावित एरिया है। बीजापुर में भी कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी नक्सल घोर नक्सली एरिया है। और खासकर जो जगदलपुर का जो आपका उत्तर बस्तर का एरिया है, बस्तर लोकसभा में, वहां पर कुछ नक्सलों की गतिविधियां बहुत कम है। लेकिन नारायणपुर वाला जो इलाका, जो अबूझमाड़ से लगा हुआ इलाका है, वहां पे भी घोर नक्सली एरिया है। देखिए, ये 8 सीट का लोकसभा है जिसमें 3 में कांग्रेस चुनाव जीती अभी 2023 के विधानसभा में
और 5 सीटों पे कांग्रेस के विधायक चुनकर आए। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति बनी। पिछले विधानसभा में कांग्रेस के 7 एमएलए जीत के आए थे और भारतीय जनता पार्टी के शहीद भीमा मंडावी जी जीत के आए थे, जिनका दुर्भाग्यपूर्ण नक्सलियों ने हत्या कर दी लोकसभा चुनाव के समय। और जब बाई इलेक्शन हुआ तो उसमें भी कांग्रेस की श्रीमती देहूती कर्मा जी चुनाव जीती। आज क्या स्थिति है? आज देखिए मोहन जी, कवासी लखमा जी को एंड टाइम में प्रत्याशी घोषित किए कांग्रेस से। वो उनका एक बड़ा बयान है कि मैं बहू मांगने आया था और मेरे को ही लड़की थमा दिए, मतलब वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। ये उनके बयानों से स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक सरपंच रहे लड़के को, जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बैकग्राउंड से आता है, प्रबल हिंदू समर्थक आपका कार्यकर्ता है, युवा नेता है, एक नए चेहरे पे दांव खेला है। कुल मिलाकर मेरे को यह लगता है कि ये सीट कांग्रेस जब कवासी लखमा जी को उतारी, जबकि कवासी लखमा जी एक बार चुनाव हार चुके हैं आपके स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी के सुपुत्र दिनेश कश्यप जी से, यह चुनाव कांग्रेस के लिए मैं बहुत ही कठिन मानता हूं। विधानसभा को भी देखकर, चूंकि कवासी लखमा जी लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, वो दक्षिण बस्तर की कोंटा चुनाव से आते हैं, वो चुनाव जीत तो जरूर रहे मोहन जी, लेकिन 1200, 1800, 2200, 5000 मतलब बहुत ही कठिन लड़ाई लड़कर जीतते हैं। नक्सली एरिया में उनकी पहुंच बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता ठीक से नक्सली एरिया में प्रचार नहीं कर पाते, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो मेरे को ये लगता है कि दीपक बैस का टिकट काटकर अब कवासी लखमा को जो टिकट दिए कांग्रेस, जो परिवर्तन करी है, उसको कांग्रेस के नेता ले उत्साहित नहीं है, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी में किरण देव, जो जगदलपुर के एमएलए लगभग 30,000 वोट से जीते, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। और इसी लोकसभा से बस्तर से एकमात्र मंत्री स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी, जो बस्तर के टाइगर माने जाते थे, उनके होनहार युवा बेटे केदार कश्यप जी नारायणपुर सीट से मंत्री हैं। ये दो नेताओं की प्रतिष्ठा बहुत जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। मेरे को लगता है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहेगी। ठीक है, तो क्या फैक्टर वहां काम कर रहे हैं? किस तरीके की स्थितियां प्रत्याशी के नाम से बनी हुई हैं और किस तरीके की स्थितियां राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की है, ये बखूबी हमने समझ लिया मुरारी जी के विश्लेषण से। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जिस पर यह बहस छिड़ रही है कि मोदी को टारगेट करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। लगातार मोदी पर बयान दे रहे हैं कवासी लखमा। तो सुशील मौर्य जी की ओर चलते। मौर्य जी, आप लोग के पास स्थानीय मुद्दे कई हैं, उसके बावजूद आप लोग हमें लग रहा है कि मोदी को मुद्दा बना रहे हैं, इसीलिए लखमा जी का बयान आ रहा है बार बार मोदी पर। वो ऐसे बयान दे देते हैं जिसको लेकर बीजेपी को बोलने का मौका मिल जाता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये आम चुनाव है और ये आम चुनाव नहीं, बहुत चुनाव। पूरे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। महेश कश्यप जी एक गांव के सरपंच रहे, जिनको जगदलपुर विधानसभा में कोई नहीं जानता, तो आज 7 विधानसभा की तो बात छूट गई कि पूरा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कवासी लखमा जी मोदी पर ही अटैक करेंगे। रही दूसरी बात, इनके पास ना तो घोषणा पत्र आया है, सिर्फ ये 10 साल के जो झूठे वादों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे कवासी लखमा जी मोदी जी के जो झूठे वादों को जनता को याद दिला रहे हैं और उस पर अटैक कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस की जो न्याय योजना है उसको लेकर बात कर रहे हैं। रही बात, तो कवासी लखमा जी एक चर्चित नेता है, उनको पूरे संभाग के लोग जानते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं और बहुत मजबूत नेता है। और रहे, हम आपको बताना चाहता हूं कि चाहे बलीराम कश्यप जी हो, पहले पूर्व सांसद रहे बस्तर से, चाहे अभी कवासी लखमा, ये दोनों नेताओं को बोलने का अंदाज ही अलग रहा। कई बार बलीराम कश्यप जी अपने उद्बोधन में ऐसे शब्दों को उपयोग करते हैं जिससे गाली होता है, पर हमारी बस्तर की जनता उसको ऐसे ही ले लेती थी कि चलो ये प्यार है। ऐसे कवासी लखमा जी का भी जो भाषण है कहीं के, तो यहाँ की जनता समझती है कि ये प्यार है। चाहे बलीराम कश्यप जी रहे हो, चाहे भी कवासी लखमा जी, ये कोई अपशब्द बोल दिया जाए या कुछ अनर्गल बातें निकल जाए, इसको लेकर कोई उतना पर क्या वो जो उन्होंने बोला उसको कांग्रेस कैसे देखती है? जो उन्होंने बातें कही है उसको कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए,
कवासी लखमा जी एक सीधे साधे ठेठ आदिवासी हैं। अपनी बात रखने का, अपनी बातों को समझाने का उनका एक अलग तरीका, और अभी से नहीं, जब से राजनीति में आए इसी पैटर्न पर उन्होंने हमेशा अपनी बातों को रखा है। कई बार जोश में, कई बार चीजें निकल जाती है, पर कोई हमारे बस्तर के लिए कोई मायने नहीं रहता। चुनाव इस वजह से बीजेपी के लोग अभी कहीं बात कर रहे हैं, नहीं तो इस प्रकार की बातें भी नहीं होती। और बलीराम कश्यप जी भी इस प्रकार की बातें बोलते थे तो कांग्रेसी लोग भी इसको देखते नहीं थे। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई इशू है। चुनाव हमेशा मुद्दों पे होना चाहिए, बात मुद्दों पे होना चाहिए। और जो बीजेपी अपने मुद्दों पे बात करे, कांग्रेस पार्टी तो न्याय जना पे अपनी बात रख रही है और जनता से उनकी अपील भी कर। ठीक है, चलिए, ये एक नजरिया कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन इसको इस पर अलग से बहस होती रहेगी। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी बने हुए हैं। गंगेश जी, इस तरीके के बयानों के जरिए क्या बस्तर में एक तरीके से नया मैसेज देने की कोशिश है, बस्तर की जनता को बताने की कोशिश है, ठेठ अंदाज में, भोले वाले रूप में मोदी को डैमेज करने की कोशिश है क्या लखमा जी का ये बयान इस तरीके के बार बार देना? मोहन भाई, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ही पूरा टारगेट कर रही है मोदी जी को, क्योंकि इसके पहले जो महंत जी का बयान आया मूड फोड़ने वाला, वो भी निश्चित तौर पर मतलब महंत जी के सामान्य जो राजनीतिक समझ और उनकी जो अब तक के जो बयानबाजी का तरीका था उसके विपरीत आया और बड़ा अग्रेसिव आया। भले बाद में उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया। उसके बाद अब कवासी लखमा, उसके पहले देवेंद्र यादव ने भी लाठी लेकर उतरेंगे, इस तरह की बात उन्होंने भी की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये रणनीति का हिस्सा है। ये अलग अलग जगहों से लगातार मोदी जी के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों में मुझे एक बात कहना चाहिए कि आप हमले करें, लगातार हमले करें, तथ्यों के साथ हमले करें, लेकिन एक स्तर होना चाहिए राजनीति में, वो स्तर को न खोएं। चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे किसी अन्य दल के। मुझे लगता है कि राजनीति में बयानबाजियां तो सामान्य होती हैं, और चूंकि चुनाव का वक्त है इस समय तो बढ़ चढ़कर एक दूसरे के खिलाफ बोला जाता है, लेकिन एक लेवल जो बना रहना चाहिए राजनीति में, एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखते हुए उस बात को ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है ये करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता कुछ ना कुछ इसमें अपने आप को ही डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि जनता सब जानती है। मैं ये समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ जनता बहुत समझदार है, एकदम क्लियर उनके माइंड में कि लोकसभा में किस तरह से वोटिंग करना है और विधानसभा में किस तरह से वोटिंग करना है। तो माइंड सेट है, उसको बदल के अगर इस तरह के बयान से अगर बदलना की सोचेगी, अगर कोई नेता सोच रहा है कि इस तरह की बयानबाजी से अगर वो जनमानस को पलट सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। चलिए, ये अलग एक विश्लेषण है कि भाई इसका कितना असर होगा। निशिकांत पांडे जी की ओर से चलते हैं, वो कैसे प्रतिक्रिया के रूप में इसे देख रही है? एक आम आदिवासी व्यक्ति के द्वारा मोदी की आलोचना और आलोचना का अंतिम चरम स्तर तक पहुंचकर आलोचना करना, ये एक बस्तर में मैसेज देने की कोशिश है क्या? मोदी की छवि डैमेज करने के लिए बीजेपी इसे किस ढंग से लेती है? मोहन जी, आपको नमस्कार और पैनल में बैठे सभी सम्मानित लोगों को नमस्कार। देखिए, ये मतलब आज का मुद्दा है नहीं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करना कांग्रेस पार्टी के मोहब्बत के दुकान में नफरत के सामान को दर्शाता है। अभी हमारे मित्र और जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जगदलपुर के बोल रहे थे कि बहुत सीधे साधे और सरल आदिवासी नेता हैं। कितने सरल और सीधे साधे हैं वो चरणदास महंत जी से पूछिए कि राम के स्केर में थप्पड़ मार के क्या बोला था। ये झीरम कांड के मुख्य अभियुक्त में से आते हैं। इनको सीधा और सरल बोल के संपूर्ण बस्तर के आदिवासियों का अपमान न करें हमारे भाई, ऐसा गलत काम न करें। महत्वपूर्ण विषय क्या है मोहन? चुनाव में हम जा रहे हैं, 10 वर्षों का हमारा कालखंड है। उस कालखंड में हमारे लगभग 65 करोड़ हितग्राही हैं। उस विषय को हम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी गंगेश जी ने सही कहा कि राजनीति में एक सुचिता होने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप इस तरह प्रदेश के प्रधानमंत्री को लगातार अपमानित करेंगे, चाहे मूड फोड़िया हो, चाहे डिफॉल्टर। मुझे तो ताज्जुब होता है मोहन जी, डिफॉल्टर का सबसे शाब्दिक अर्थ बैंकों से लिया जाता है। बैंक ने कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया है। डिफॉल्टर कौन है? ये है जनता के बीच में, इनको वोट नहीं मिल रहा है, पूरे देश में 52 सीट पे बैठी है कांग्रेस पार्टी। डिफॉल्टर कौन है? कांग्रेस पार्टी। नेता आला कमान इनका रायबरेली और अमेठी छोड़ के भाग जाता है। डिफॉल्टर कौन है? कांग्रेस पार्टी। तो पहले ये आईना देखे, दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, इन्हीं मुद्दों को लेके, ईडी आईटी से लेकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश की जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी गई थी।
वो विनाश का कालखंड 5 वर्षों का कांग्रेस पार्टी का प्रदेश की जनता ने झेला है, बर्दाश्त किया है। उसी के बीच हम भी जनता के बीच में गए। 3 बार की सरकार थी हमारी, जनता ने हमको 15 सीट दी थी 2018 में, लेकिन जैसे ही 2023 का चुनाव आया, हाथों हाथ जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया और अपना स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसका कारण क्या है मोहन जी? जब आप जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर जल पहुंचाते, जब आप 4 गुना गति से सड़कों का निर्माण करते हैं, जब आप देश में पूरा 14 एम्स बनाते हैं, रेलवे हो, हाईवे हो या एयरवे का निर्माण करते हैं, आप देखिए पीएम आवास को लेकर 3 करोड़ परिवारों को पीएम आवास देने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो स्नेह और आशीर्वाद पांडे जी ले। लेकिन ये जो राजनीति हो रही है बस्तर में, वो लखमा वर्सेस मोदी करने की कोशिश है, उसमें आदिवासियों का एक सिंपैथी लेने की कोशिश है। जैसी उन्होंने मोदी जी के बारे में बोला आप लखमा को टारगेट करेंगे तो लखमा को सिंपैथी मिलेगी, ऐसी रणनीति है कहा जा रहा है। इसको कैसे डिफेंड करेगी बीजेपी? नहीं मोहन जी, हमको सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है। सिंपैथी ये कांग्रेस पार्टी अर्जित करे। हमारे पास एक बहुत बड़ा नेता है, हमारे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, हमारे पास बहुत बड़े हितग्राही की संख्या है। लेकिन जो सुशील कुमार मौर्य कह रहे थे अभी कि हमारे प्रत्याशी को कोई जानता नहीं, महेश कश्यप जी को कोई जानता नहीं, इसी घमंड में बैठे रहना सुशील कुमार मौर्य जी। आप देखना बस्तर क्लीन स्वीप होगा। गलती से 2019 में चला गया था क्योंकि 12 के 12 सीट चली गई थी हमारे स्वर्गीय हमारे विधायक दंतेवाड़ा से बीमा मंडावी जी स्वर्गीय हो गए थे इसी लोकसभा कालखंड में। तो 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी। इस कारण गलती से एक बार प्रदेश की जनता ने इनके लोक लुभावने वायदे पे भरोसा कर लिया, जैसा 2018 के चुनाव में किया था। लेकिन उस दौरान भी 2019 के चुनाव में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ही ने दिया था। तो ये गलत फहमी में बिल्कुल कोई ना रहे कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश से एक भी सीट मिलने जा रहा है। उसका कारण है मोहन जी, न नेता है न नीति है, कार्यकर्ता और नेता रोज लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आप एक चीज बताइए, डूबती नैया पे सवारी करने के लिए प्रदेश की जनता क्यों? चलिए, सरकार होने का भी एक फायदा बीजेपी को मिलेगा ऐसा बीजेपी मान के चल रही है। मुरारी जी के पास चलता। मुरारी जी, इस बात का कितना एडवांटेज है बीजेपी को कि उनकी सरकार है, और ये कई बार एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी बदल जाता है क्योंकि सरकार से नाराजगी भी पनपती है। आपका क्या आकलन है बस्तर के संदर्भ में? देखिए, संक्षेप में मैं जो कवासी लखमा जी और महंत जी का बयान उसके बारे में मोहन जी बोलना चाहूंगा कि 6-6, 7-7 बार के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं कवासी लखमा जी। उनको इस तरह का बयान सिर्फ बस्तर वासियों को ध्यान में रखकर नहीं देना चाहिए। इसका संदेश पूरे देश में गलत जाता है कि मोदी मरेगा, मैं जीतूंगा, मोदी मरेगा या तो मोदी। अपनी सीट की फिक्र है, लेकिन अपनी सीट के लिए उन्होंने दिया है। देखिए, इन सब बयानों से कोई चुनाव नहीं जीतता मोहन जी। चुनाव जीते जाते हैं मुद्दों पे, चुनाव जीते जाते हैं काम करने पे। 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस दम भरती थी भूपेश बघेल के नेतृत्व पर, कांग्रेस दम भरती थी कि बस्तर में हमने बहुत डेवलपमेंट किया। उसके बाद इसी लोकसभा की आप 5 सीट चुनाव हार जाते हैं और बुरी तरह हारते हैं। उसके बाद हारने के बाद इतना जबरदस्त अंदरूनी लड़ाई चलती है कांग्रेस में, बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, गुटबाजी चरम पर है। भूपेश बघेल को रोज 100-200 कांग्रेस के नेता ऐसे नहीं होते होंगे जो उनको बुरा भला नहीं बोलते होंगे। अंदरूनी लड़ाई में फंसी हुई कांग्रेस है और ऊपर से बीजेपी सत्ते में आई। अब पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आदिवासियों को उनका हक एवं अधिकार मिला, उनको सम्मान मिला, उनको उनकी भावनाओं का ख्याल रखा गया। जब एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को खासकर ट्राइबल इलाकों में फायदा मिलेगा। 32% के करीब करीब आदिवासी की जनसंख्या है इस छत्तीसगढ़ में, आदिवासी स्टेट माना जाता है, गोंडवाना का ये भाग है। मेरे को लगता है कि जो आप प्रश्न पूछे कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। और इतना बुरी अंदरूनी लड़ाई में कांग्रेस फंस चुकी है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व पे ऊपर से लेकर नीचे तक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस ढंग से टिकट वितरण हुआ उसकी भी जबरदस्त आलोचना हो रही है। दुर्ग क्षेत्र से ही 4-4 लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़ाना, यह भी एक इशू है। और लगातार मोहन जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लोकप्रिय पत्रकार हैं, आप चीजों को समझते हैं, जानते हैं। चुनाव हारने के बाद इतनी टूट चुकी है कांग्रेस, इस टूटे मन से वो कैसा लोकसभा चुनाव लड़ेगी, यही बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं
कवासी लखमा का जो बीड़ी पीते हुआ दृश्य है, शराब पीने की बढ़ावा देना, ये एक अच्छे नेता को शोभा नहीं देता। बात बस्तर की नहीं है, बात एक अच्छे के जीवन का हिस्सा है, कह रहे थे वो। देखिए, इसी बस्तर के जीवन में बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी भी आते थे, वेल क्वालिफाइड नेता थे। उन्होंने कभी गलत बयानबाजी नहीं दी। निर्दलीय सांसद का चुनाव जीते इसी बस्तर से। आपके इसी क्षेत्र से आपके मनकुराम सोढ़ी जी आते थे, शंकर सोढ़ी जी आते हैं इसी क्षेत्र से, आपके किरण देव जी भी आते हैं इसी क्षेत्र से, आपके केदार कश्यप जी भी आते हैं। कभी एक गलत बयानबाजी नहीं दिए। शानदार राजनीति करते हैं, अच्छी राजनीति करते हैं, मूल्यों की राजनीति करते हैं। ये कौन सी राजनीति है कि आप लाठी मार देंगे, मर जाएगा मोदी, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, शराब पीते हुए वीडियो पोस्ट करना, बीड़ी पीते हुए। अब भाई, धूम्रपान को और नशा को एक इतना बड़ा नेता कैसे बढ़ावा दे सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये कांग्रेस के लिए आखिर बुरी स्थिति में है। पांडे जी, पहले सुशील मौर्य की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुशील जी, ऐसे में आप लोग ये नहीं लग रहा है कि इस पूरी सीट को ऐसे विवाद में उलझा दे रहे हैं जिसके कारण फायदा कम नुकसान ज्यादा हो जाएगा? इसको ठीक करने के लिए कुछ सोचा है? डैमेज कंट्रोल भी करेगी क्या पार्टी? देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी अपनी रीति नीति और अपने जो घोषणा पत्र है उस पर चुनाव लड़ रही है। कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी हैं उन पर अटैक करने के लिए, उनके लफ्जों पर, उनके बातों पर ये कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, बस्तर को क्या दिया है, यह बताने के लिए इनके पास एक भी शब्द नहीं। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बस्तर में आकर, डिलमिली में आकर मेगा पावर प्लांट की घोषणा की थी। आज तक मेगा पावर प्लांट की क्या स्थिति है बताने को कोई भी भाजपाई कहने को तैयार नहीं है। यही लालबाग ऐतिहासिक मैदान में इन्होंने कहा था कि एनएमडीसी का हम विनिवेशीकरण नहीं होने देंगे। आज विनिवेशीकरण के लाइन पे लगी हुई एनएमडीसी। बस्तर में उन्होंने कहा था कि दोहरी लाइन हम बिछाएंगे, दोहरी लाइन नहीं बिछाए। बिल्कुल, सुशील जी की बात आ गई और उनकी बातों से लग रहा है कि बीजेपी की कोशिश मुद्दों से भटकाने के लिए है और इसीलिए इस तरीके के मुद्दों को हवा दी जा रही है जो कि जनता से जुड़े हुए नहीं है। पांडे जी, आपका क्या कहना है? निशिकांत जी। मोहन जी, देखिए, ये कवासी लखमा जी पूर्व आबकारी मंत्री हैं और सबसे बड़े ग्राहक भी हैं। उसका इम्पैक्ट उनपे रहता है, लगातार रहता है, और 24/7 वाले हैं। अभी हमारे सुशील कुमार मौर्य जी कह रहे थे कि बस्तर का चुनाव जो कवासी लखमा पे टारगेटेड है, हम उनके मुंह में उंगली करके बयान दिलवा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप बोलोगे उसको हवा दी जा रही है ताकि मुद्दों से ध्यान भटक जाए। मोहन जी, आपसे एक चीज पूछता हूँ, मैं भी सरल और सहज व्यक्ति हूँ, क्या मैं कभी बोल सकता हूँ राहुल गांधी मर जाओ? ऐसा बोल सकता हूँ? हमारी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता कभी ऐसी कल्पना और मंशा नहीं रखता। अरे, राजनीति में हम विचारधारा के विरोधी हैं, हम आपस में ऐसे दुश्मन नहीं है। आप इस तरह से देश के प्रधानमंत्री को लगातार अपमानित करोगे, उसके बाद आप बोलते हो ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक नहीं होता भाई साहब। अगर आप लोग 1 साल 2 साल तक खाली मुंह में अपना ताला चाबी लगा लोगे ना, तो शायद 54 से 60 सीटें हो जाए। ऐसी स्थिति में तो 20 सीटों पे आने में भी मुश्किल है आपका। आप देखिए मोहन जी, विकासवाद वर्सेज लड़ाई चल रही, विनाश का कालखंड। आपकी 7 दशक सरकारें थी, एक एम्स था पूरे देश में, 6 एम्स अगर अटल जी ने बनाया और 14 एम्स नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। ऐसे सरकारें चलाई जाती है। देश में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एनएच का है। डंके के चोट पे हम कह रहे हैं कि हम 70 और 78 एयरपोर्ट से 148 एयरपोर्ट बनाए। कैसे बनता है ये? देश की और प्रदेश की जनता के जनहितैषी कार्यों करने से आपको लगातार प्रदेश की जनता और देश की जनता आशीर्वाद देती है। गंगेश जी की महत्वपूर्ण विषय क्या है कि नेतृत्व के संकट से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। इस कारण ऐसी स्थिति हो गई है कि आज इनको झंडा लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, तो नेता लोग बौखलाहट में ऐसा बयान दे रहे हैं, मोदी जी को गाली देने से, मोदी जी के सर फोड़ने से आपका राहुल बाबा। गंगेश जी, क्या बस्तर के चुनाव में इस तरीके के मुद्दे हावी रहेंगे जो जनता से जुड़े हुए नहीं है, वहां के स्थानीय मुद्दे नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे और छवि की जो लड़ाई है उसका असर रहेगा? निश्चित तौर पर मोहन भाई, जैसा कि अभी तक का सीन दिख रहा है बस्तर में, ये जो बयानबाजी आ रही है, पहले आ रही है कांग्रेस की तरफ से। मुझे लगता है कि कांग्रेस ही इन चीजों को खासतौर पे फोकस कर रही है
कि इस तरह की बातें आए तो अन्य मुद्दे सामने ना आए, जबकि कांग्रेस को चाहिए कि कई बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो आज महंगाई का है, बेरोजगारी का है। इन सब चीजों पे कांग्रेस बात ही नहीं कर रही है, कहीं पे ये मुद्दा बना ही नहीं है। जब पूरे राष्ट्र की स्थिति, पूरे राष्ट्र में महंगाई सबसे बड़ी समस्या होनी चाहिए, आज इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। रेलवे एक बड़ी समस्या है, रेलवे की स्थिति देखिए हर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विपक्ष तो ऐसे मुद्दे दे रहा है इसलिए ही ये इन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है कि विपक्ष को इन सब मुद्दों को उठाना चाहिए और इन सब मुद्दों को लेकर जनता के भी जाना चाहिए, जिससे जनता को परेशानी है। तो विपक्ष वो करने के बजाय उल्टे खुद ही मौका दे रहा है भाजपा को कि उनके पास उनके नेता को उल्टा सीधा बोल के मुद्दों से खुद ही भटका रहा है। ऐसा लगता है मुझे तो कांग्रेस के बयानों से, अभी तक का जो बयान आ रहा है कांग्रेस का। ठीक है। और इसकी बड़ी वजह ये भी लगती है मुझे कि देखिए पिछले जो 5 साल अभी कांग्रेस सरकार थी, इस दौरान लगातार ईडी और आईटी सक्रिय रहे, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा, शराब घोटाला से लेकर तमाम घोटालों को लेके। तो मुझे लगता है इन सब की वजह से जनता ने कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस को। चलिए मुरारी जी ये मुद्दे जरूर हैं, और एक बड़ा मुद्दा जो कि इस पूरे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है लेकिन बस्तर से इसका उदय होता है, नक्सलवाद। उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है, वो बात ही नहीं हो रही है। क्या वो नक्सलवाद भी मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? देखिए, कांग्रेस मोदी जी के पीठ पर खेल के बहुत बड़ी गलती कर रही है मोहन जी। कांग्रेस को असली मुद्दे उठाना चाहिए, जो वहां के एरिया के जो लोकल मुद्दे हैं या देश से संबंधित मुद्दे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर बीजेपी को कांग्रेस घेर सकती है, लेकिन इन मुद्दों पर ना जाकर ये ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को चाहे ना अनचाहे बहुत बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं। चरणदास महंत जी का ही बयान देख लीजिए, कवासी लखमा जी का ही बयान देख लीजिए, देवेंद्र यादव जी का ही बयान देख लीजिए। मेरे को तो ये लगता है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस बुरी तरह हार जाए चुनाव, झंझट खत्म हो, ये चुनाव जीतना ही नहीं चाहते। अब जैसे नक्सलवाद का मुद्दा है, जहां से कवासी लखमा जी आते हैं वो वाला एरिया देखिए आप, कांग्रेस के 32 से 32 इतने बड़े नेता शहीद हो गए, उस पर ये मुद्दा नहीं, ये बात नहीं करना चाहते, उस पर क्यों इशू नहीं उठाते? लगातार आज ही देखिए बम विस्फोट हुआ बीजापुर में, जिसमें 2 जवान घायल हुए। बीजापुर से लगे हुए 10 किलोमीटर में अभी कुछ दिन पहले हत्या हो गया। कांग्रेस को नक्सलवाद से बहुत ज्यादा लेना अतीत में भी नहीं रहा। पता नहीं नक्सलवाद और नक्सलियों से इनका क्या इशू है, क्या मामला है, क्या ये मुद्दा उठाएंगे तो ये खुद ही घिर जाएंगे क्या? क्योंकि ये देखा जाता है मोहन जी कि बस्तर में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे रतन दुबे जी से लेकर इन्हीं लोग की हत्या हुई है। सुशील जी, नक्सलवाद का मुद्दा आप लोग क्यों नहीं उठाते और इस तरीके के मुद्दों में ध्यान चला जाता है जब आप सीधे मोदी को टारगेट करते हैं या मोदी के बारे में कुछ कहते हैं? ये मुद्दे तो आप ही लोग नहीं उठा रहे हैं, आप ही लोग ये गेंद बीजेपी को दे रहे हैं, तो वो उसी पर खेल रही है। हमारे जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं। बेरोजगारी हो, बस्तर का मुद्दा हो, नक्सलवाद हो, तमाम मुद्दों पर समझाया जा रहा है कि बीजेपी के आने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ गई। ठीक है। कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे आम दल के, कोई भी व्यक्ति आम बस्तरिया पीसा जा रहा है, नक्सलवाद का शिकार हो रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो असल मुद्दे हैं वो तो हमेशा बोले जा रहे हैं। जो अनर्गल या कुछ बोलने का अंदाज जो दादी का है वो निकल आ रहा है, उसी को लेकर बीजेपी और बीजेपी के लोग इसको सुर्खियों में ला रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। हम सब बातों को बोल रहे हैं, हमारे पास तो 5 न्याय योजना है, उसको हम बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलना, क्योंकि राष्ट्रीय नेता है, आज देश के प्रधानमंत्री है, चुनाव उनके चेहरे बीजेपी लड़े तो उनके चेहरे पे तो बात होगी, उनकी नाकामियों को ताम जनता को बताया जाएगा। हम असल मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। बस एक दो जो अनर्गल, देखिए एक शब्द में बोलना चाहता हूँ कि महेश कश्यप ने कांग्रेस को आतंकवादी कहा था, हमने इसको मुद्दा नहीं बनाया। अरे तुमको जो बोलना है बोलो, तुम्हारे बोलने पर हम आतंकवादी हो जाएंगे क्या? हमने इसकी लिखित दिखाया। चलिए पांडे जी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, जवाब भी दे दीजिए। जल्दी समय कम है। बोलिए निशिकांत पांडे जी। मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है बीजेपी, जल्दी समय नहीं है। बिल्कुल हो गया, मौर्य जी आ गई, बात आ गई। एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं पांडे जी की।
इन्होंने कहा कि बस्तर में बेरोजगारी मुद्दा है, तो 5 साल तो सीएमआई का आंकड़ा जारी करके 0.1 बता रहे थे, तो फिर ये बेरोजगार कहां से पैदा हो गए? आंध्र प्रदेश से देश की बात कर रहे हैं वो, देश की अगर बात। बेरोजगार थे ही नहीं प्रदेश में, तो ये बेरोजगार पैदा कैसे हुए? या तो ये जनता से माफी मांगे कि आपने 5 साल झूठ बोला कि प्रदेश में बेरोजगार नहीं है, और जब बेरोजगार नहीं थे तो ये बेरोजगारी भत्ता आपने किसको दिया, ये भी तो बताना पड़ेगा। इस तरह से प्रदेश की जनता को बार बार धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, उसका परिणाम 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। मोहन जी, चलिए ठीक है, हमको भी इंतजार रहेगा 4 जून का, और जब परिणाम आएंगे तो एक बार फिर से हम सभी को बुलाकर चर्चा करेंगे। आज जानने की हमने कोशिश की कि बस्तर की बाजी किधर जा सकती है, उसमें क्या क्या फैक्टर हैं, विश्लेषण करके भी हमने जाना कि बस्तर में आखिर होने क्या वाला है। पहले चरण का चुनाव है, पहले चरण का रण और कैसे भीषण होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुरारी मिश्रा जी थे, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और सुशील मौर्य जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।